पर अणुओं की जो गति है उससे संबंधित जो परिघटनाएं हैं उनका अध्ययन करना ऊष्मागतिकी कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का चैप्टर है हमारा ऊष्मागतिकी। विधिवत रूप से इसकी शुरुआत हम करेंगे। ऊष्मागतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें ताप व ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा और इसके अन्य ऊर्जाओं के रूप और इस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होने वाली पदार्थ में विभिन्न प्रकार की परिघटनाएं, इस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण पदार्थ के अणुओं की गति का अध्ययन करना ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाओं को हमें समझना जरूरी होगा, जिसमें सबसे पहला जो परिभाषा है वो है ऊष्मागतिकी तंत्र या ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी तंत्र या ऊष्मागतिकी निकाय का अभिप्राय उस अणु या अणुओं के समूह या पिंडों के समूह या पदार्थों के समूह से है जिसको ऊष्मा दिए जाने पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसको ऊष्मा दिए जाने पर या जिससे ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर, जिससे ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर उस अणु, उस पदार्थ के जो विभिन्न अणु हैं वो विभिन्न अणु ऊष्मा के इस प्रभाव के कारण गतिशील अवस्था में आ जाते हैं, कंपन करने लगते हैं या उनमें किसी भी विशेष प्रकार के कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, उसे ऊष्मागतिक तंत्र या निकाय कहा जाता है। जैसे एक बर्तन में भरी हुई गैस है, ठीक है, तो ये जो बर्तन में भरी हुई गैस है, जब हम इस बर्तन को गर्म करेंगे तो ये बर्तन और इसके अंदर की गैस, ये दोनों ही ऊष्मागतिक निकाय कहलाएंगे। ठीक है, अब इस ऊष्मागतिक निकाय में से गैस के हिसाब से अगर हम देखें तो गैस निकाय है, और ये जो बर्तन है इसकी दीवारें इसके लिए परिवेश है। और अगर हम बर्तन के हिसाब से देखें तो बर्तन निकाय है और इसके अंदर भरी हुई ये जो गैस है और इसके बाहर भरी हुई जो हवा है ये दोनों इसके लिए परिवेश। तो निकाय का मतलब क्या है? वो पदार्थ या वो अणुओं का समूह जिसे ऊष्मा दी जा रही है, जिसे ऊष्मा हम दे रहे हैं, जिसमें ऊष्मा की वजह से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, या उन अणुओं का समूह जिनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान, वो ऊष्मागतिक निकाय कहलाएगा। अब जैसे आपने एक आग पर बर्तन को रख दिया तो आग और बर्तन ये दोनों मिलकर भी ऊष्मागतिक निकाय कहलाएंगे। ये दोनों ऊष्मागतिक निकाय होंगे, एक ऊष्मा को देने वाला और एक ऊष्मा को लेने वाला। इसी प्रकार से ऊष्मा बर्तन से अगर गैस में जा रही है तो गैस भी ऊष्मागतिक निकाय में आएगी। तो ऊष्मागतिक निकाय में वो सारे पदार्थ जिनके मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। अब ये जो ऊष्मागतिक निकाय है बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। एक खुला निकाय, दूसरा बंद निकाय और तीसरा वेलगेत निकाय। खुला निकाय वो निकाय होता है जिसमें ऊष्मा किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, किसी एक भाग से दूसरे भाग में, ठीक है, या निकाय से परिवेश में चली जाए, ठीक है, और इसके साथ साथ पदार्थ भी चला जाए, इसके साथ साथ पदार्थ भी चला जाए, ऊष्मा भी चली जाए, ऊष्मा का भी आदान प्रदान हो और पदार्थ का भी आदान प्रदान हो। ऐसे निकाय को अपन कहते हैं खुला निकाय। ऐसे निकाय को अपन क्या कहते हैं? खुला निकाय, जिसमें निकाय और परिवेश के बीच में, निकाय और परिवेश के बीच में ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता ही है, लेकिन पदार्थ का भी आदान प्रदान हो, लेकिन पदार्थ का भी आदान प्रदान हो, तो ऐसे निकाय को हम कहेंगे, ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे? खुला निकाय। जैसे मान लीजिए खुले बर्तन में आप पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, अब इस पानी के लिए 2 परिवेश है यहाँ पर। एक परिवेश तो है ये पदार्थ, यानी कि कौन? ये बर्तन, और दूसरा परिवेश चूंकि खुला है तो हवा। अब जब पानी को गर्म करोगे तो पानी अपनी ऊष्मा को, इस बर्तन से मिलने वाली ऊष्मा को ग्रहण करेगा, ठीक है, और पानी जब गर्म होगा तो पानी अपनी ऊष्मा या तो इस बर्तन को दे सकता है और या फिर इस हवा को दे सकता है, या दोनों को दे सकता है। पर चूंकि पदार्थ, ये जो पानी है इसके अंदर, ये इस बर्तन से ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, ऊष्मा हमेशा एक दिशा में चलेगी। अगर बर्तन से ऊष्मा पानी में आ रही है तो पानी से वापस बर्तन में नहीं जा सकती जब तक कि इस बर्तन का ताप कम नहीं हो जाए।
हमेशा ऊष्मा का संतरण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में होगा। तो जब तक आप इस बर्तन को गर्म करते रहोगे तब तक क्या होगा, जो ऊष्मा है वो बर्तन से पानी में आती रहेगी, और पानी जब गर्म होगा तो पानी से ऊष्मा कहां चली जाएगी, धीरे धीरे इस ऊष्मा का प्रवाह जो है वो कहां पर होगा, हवा में होगा। ठीक है, अब अगर मैं आग जलाना बंद कर दूं, ठीक है, और मान लो ये बर्तन बहुत तेजी से ठंडा हो जाए, ये बर्तन जो है बहुत तेजी से ठंडा हो जाए, लेकिन पानी जो है उसकी जो विशेष ऊष्माधारिता होती है उसका मान अधिक होता है। इसका मतलब है पानी गर्म भी धीमे होता है तो ठंडा भी धीमे होता है। बर्तन तेजी से गर्म हो गया तो अब क्या होगा, ये पानी अपनी ऊष्मा का कुछ भाग बर्तन को दे देगा, कुछ हवा को दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको लगातार गर्म करते रहते तो क्या होता, ये पानी अपनी ऊष्मा का अधिकांश भाग हवा को दे देता और उसके साथ साथ वेपर बन करके हवा में भी चला जाता। तो पानी भी हवा में चला गया, पानी भी हवा में चला गया और ऊष्मा भी हवा में चली गई, वेपर बन के गया वाली पानी। तो हमने यहाँ पे द्रव्य भी पहुंचा दिया और द्रव्य भी चला गया परिवेश में और ऊष्मा भी चली गई। तो ऐसे निकाय को क्या कह सकते हैं, खुला। अब खुला होने का मतलब ये नहीं है कि ढक्कन नहीं लगा हुआ है तो बस खुला है। खुला होने का मतलब है कि आवाज तो बेटा, आवाज सही नहीं आ रही क्या बच्चों? बच्चों हाँ सर, कट रही है? हाँ सर, सबके यहाँ पे कट रही है? सर मेरे यहाँ पे नहीं कट रही है। जिनके कट रही है ना वहां पर उनके नेटवर्क की, उनके वहां पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि या तो वाईफाई से चल रहा है, फुल नेटवर्क आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा। अभी पूरे सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब बड़ा टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ, हम छोटी छोटी बातें कर रहे हैं जो जिन पर प्रश्न नॉर्मली नहीं आता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, और फिर उसके बाद में भी आप वीडियो देख लेंगे तो बातें बीच में छूट रही है वो क्लियर हो जाएंगी। खैर वापस अपन आ जाते हैं बात पर। दूसरा निकाय कैसा है, तो मैंने बात की खुला निकाय। खुला निकाय का मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो बर्तन है, इस बर्तन पे ढक्कन नहीं लगा हुआ तो खुला हो गया। खुले का मतलब सिर्फ इतना सा है, मान लो कि ये पदार्थ है अपने पास में, ठीक है, और यहाँ पर एक हमने छेद किया हुआ है, ठीक है, ये छेद किया हुआ है और इसको हमने दूसरे बर्तन से जोड़ दिया। अब इस भाग को हमने गर्म किया, इसमें पानी भरा हुआ है, तो क्या होगा, इस भाग को जब आप गर्म करोगे तो पानी की वेपर बनेगी, वेपर इस छिद्र से होते हुए यहाँ इस दूसरे बर्तन में चली जाएगी। अगर मैं इस पूरे निकाय को देखूं तो ये बंद है, लेकिन एक तरीके से एक भाग से दूसरे भाग में पानी भी जा रहा है और इस वेपर की वजह से दूसरा भाग है भी गर्म होने लग जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक प्रकार से खुला निकाय कहलाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो खुले निकाय का मतलब क्या है, जिसमें जिसको ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो किसी पदार्थ को जब ऊष्मा दे रहा है तो अपनी ऊष्मा भी उसे त्याग दे और साथ में ऊष्मा के साथ साथ कुछ पदार्थ का भाग भी उस परिवेश में चला जाए, तो हम इसे कहते हैं खुला निकाय। बंद निकाय उस निकाय को कहा जाता है जिस निकाय में एक भाग से दूसरे भाग में, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में या निकाय से परिवेश में ऊष्मा का स्थानांतरण तो होता है लेकिन पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। ऊष्मा का स्थानांतरण तो होता है लेकिन पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बर्तन में पानी गर्म किया, ठीक है, और गर्म करके गिलास में आपने डाल दिया। बर्तन में पानी किया, गर्म करके गिलास में डाल दिया और इसको ऊपर से ढक दिया। तो ढकने पर क्या होगा कि ये जो पानी है, जो गर्म पानी है, वो अपनी ऊष्मा इस बर्तन के पृष्ठ को दे देगा। लेकिन क्या इस बर्तन के पृष्ठ इस पानी को अवशोषित कर पाएंगे? हम कहेंगे नहीं। क्या इस पानी से निकलने वाली वेपर हवा में चली जाएगी? हम कहेंगे वो भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमने इसको ढक दिया है। तो बंद निकाय का मतलब क्या है? ऐसा निकाय जो अपनी ऊष्मा परिवेश को दे दे या परिवेश से ऊष्मा ले ले, लेकिन ना तो परिवेश को पदार्थ का कोई भाग प्राप्त हो और ना ही परिवेश से इसमें पदार्थ का कोई भाग आवे, ना तो आसपास की चीजों से। ऐसा नहीं हो कि आपने इस बर्तन में ये पानी डाला और ये बर्तन ही पिघल करके पानी में मिलना शुरू हो जाए। ये बर्तन भी नहीं पिघलना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक मिट्टी के बर्तन में पानी डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया, अब मिट्टी के कण अगर इसमें मिलना शुरू हो गए तो हम कहेंगे भाई मिट्टी के कण यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक तरीके से परिवेश ने क्या किया? पदार्थ दे दिया। तो पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। आदान प्रदान किसका होना चाहिए? केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होना चाहिए। यानी परिवेश से या तो निकाय ऊष्मा ले या परिवेश को ऊष्मा देवे, तब हम इसे कहेंगे बंद निकाय। और तीसरे प्रकार का निकाय है विलगित निकाय।
तीसरे प्रकार का निकाय कौन सा निकाय है? विलगित निकाय, यानी ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान भी नहीं होता है और परिवेश का आदान भी प्रदान भी नहीं होता है। विलग, विलगित शब्द किसे बनाओ? विलग से। विलग यानी कि अलग। ऐसा निकाय, ऐसा पदार्थ। निकाय का मतलब क्या है? निकाय शब्द जो है वो काया से बना हुआ है। काया शब्द, काया का मतलब क्या होता है? आवरण। निकाय का मतलब जिसके चारों ओर कोई ना कोई आवरण हो, उसको अपन कहते हैं निकाय। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? निकाय। अब आवरण का मतलब ये नहीं कि कुछ दूसरी चीज का आवरण हो। आवरण का मतलब ये नहीं है जिसके चारों ओर किसी दूसरी चीज का आवरण, उसी चीज का आवरण होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि पदार्थ है, तो पदार्थ की कोई ना कोई बाउंड्री होती है। ठीक है, अब जैसे हवा है, ठीक है, तो हवा अगर खुले में हो तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन अगर इसे बर्तन में भर दिया जाए तो इसकी एक बाउंड्री फिक्स हो गई, भी इससे आगे नहीं जा सकता। ये बर्तन की बाउंड्री ही हवा की बाउंड्री है। जहां पे बर्तन की बाउंड्री खत्म हो रही है वहीं पर हवा की बाउंड्री भी खत्म हो रही है, तो ये हमारे लिए निकाय हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो निकाय का मतलब उस पदार्थ से है जिसको हम ऊष्मा दे रहे हैं या जिससे हम ऊष्मा ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब भी मैंने बर्तन में पानी को डाला है तो ये मत सोचना कि हमेशा पानी ही निकाय होगा, बर्तन भी निकाय हो सकता है। अगर बर्तन को हम निकाय मानेंगे तो पानी को परिवेश मानना पड़ेगा, और पानी को निकाय मानेंगे तो बर्तन को परिवेश मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो निकाय है वो ना तो परिवेश को ऊष्मा दे और ना ऊष्मा ले, और ना ही परिवेश को पदार्थ दे और ना ही परिवेश से पदार्थ ले। यानी कि परिवेश और ऊष्मा के मध्य, परिवेश और निकाय के मध्य ना तो द्रव्य का आदान प्रदान हो और न ही ऊष्मा का आदान प्रदान हो, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं विलगित निकाय। एक और चीज, परिवेश। परिवेश किसको कहते हैं हम? परिवेश उस भाग को कहा जाता है जो निकाय के सीधे संपर्क में होता है, डायरेक्ट संपर्क में होता है। जैसे पानी को मैंने एक बंद बर्तन में भर दिया, तो देखो ये पानी जो है ना वो सीधे किसके संपर्क में? इस बंद बर्तन की सतह के संपर्क में। तो ये बंद बर्तन की सतह इसका परिवेश हो गया। लेकिन अगर मैं खुले बर्तन में भर देता तो इस पानी के लिए बंद बर्तन की सतह भी परिवेश है। ठीक है, और ये जो ऊपरी भाग है जो हवा के संपर्क में आ रहा है, ये हवा भी इसके लिए परिवेश है। तो परिवेश कौन है? वो जो निकाय के सीधे संपर्क में होता है, जो निकाय के सबसे करीब है, जो निकाय को ऊष्मा दे सकता है या निकाय से ऊष्मा ले सकता है। अब जैसे आपने एक बंद बर्तन में पानी भरा या खुले बर्तन में पानी भरा, तो इस पानी को जब आप गर्म करोगे तो पानी को डायरेक्ट ऊष्मा नहीं दे रहे हम यहाँ पर। पानी को हम डायरेक्ट ऊष्मा नहीं दे रहे यहाँ पर। ऊष्मा किसको दे रहे हैं हम यहाँ पर? इस पदार्थ को दे रहे हैं, इस बर्तन को दे रहे हैं, इस बर्तन को, इस परिवेश को दे रहे हैं। ठीक है, इस परिवेश को दे रहे हैं सर। तो परिवेश को हम दे, निकाय कौन सा होगा? ये पानी खुद ही निकाय है। पानी खुद ही निकाय, पानी को तो हम निकाय मान रहे हैं ना बच्चों। देखो निकाय जो है ना वो फिक्स नहीं है। आप ये सोचो कि मैंने कह दिया भाई पानी जो है वो निकाय हो गया और बर्तन जो है परिवेश, फिक्स नहीं है। बर्तन भी निकाय मान सकते हैं अपन, बर्तन को भी अपन निकाय मान सकते हैं। अगर बर्तन को हम निकाय मानेंगे तो इसके आसपास में जो चीजें, उसके आसपास में जो भी चीजें वो परिवेश हो जाएगी। जैसे मान लो मैं हूं या आप हो, ठीक है, अगर आप हवा को निकाय मानोगे तो हवा के संपर्क में कौन कौन है? जो जो हवा के संपर्क में है वो सब परिवेश हो जाएंगे। और अगर मान लो आप अपने आप को निकाय मान रहे हो तो जो जो चीज आपके संपर्क में वो सब आपके लिए परिवेश हो जाएगी। तो निकाय ये फिक्स नहीं है कि कोई एक निकाय होता है। हम किस निकाय की बात कर रहे हैं, हमें किसके लिए कैलकुलेशन करनी है। देखो परीक्षा में जो आते हैं क्या केवल वही प्रश्न होते हैं क्या? प्रश्न तो वो भी होते हैं जो परीक्षा में नहीं आते हैं, लेकिन हमें सॉल्व कौन से करने होते हैं? जो परीक्षा में आ रहे हैं। तो हम निकाय किसको मानेंगे? जिसके लिए हमें गणना करनी है। अब मुझे पानी के लिए गणना करनी है तो मैं पानी को निकाय मानूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बर्तन निकाय नहीं हो सकता है, पर मुझे इसके लिए गणना करनी ही नहीं है। मुझे जो गणना करनी है, मुझे पानी के लिए गणना करनी है, इसलिए मैंने इसको निकाय मान लिया। तो किसी एक को निकाय आपको मानना पड़ेगा। निकाय फिक्स नहीं होता है कभी भी। निकाय कोई फिक्स नहीं होता है कि भाई ये हमेशा के लिए निकाय हो गया। ठीक है, हम किसी एक को निकाय मानते हैं जिसके लिए हमें गणनाएं करनी होती है, जिसको बेस बनाकर, जिसको आधार बना करके हम इस पूरी थ्योरी को समझने का प्रयास
करेंगे। ठीक है, तो ये हम फिक्स करेंगे हमारे हिसाब से, जिसके लिए हमें गणना करनी होगी उसके लिए हम फिक्स करेंगे पे इसको हम निकाय मानेंगे। जैसे एक और उदाहरण ले रहा हूं, मान लीजिए कि किसी ने कहा कि ये गैस भरी हुई है इसके अंदर, ठीक है, और किसी ने कहा भाई निकाय जो है ना वो गैस को मान लो और गणना करो, और आप में से कोई कहना चाहता है सर मैं तो बर्तन को निकाय मान रहा था, वो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर ये जो गैस है वो क्या हो जाएगी इस बर्तन के लिए एक परिवेश हो जाएगी। पर बर्तन के लिए क्या ये एकमात्र परिवेश है? क्या बर्तन के लिए एकमात्र परिवेश है? तो हम कहेंगे बर्तन के लिए तो बाहर की वायु भी परिवेश है, बर्तन के लिए बाहर की वायु भी परिवेश है। तो अब बर्तन अगर उष्मा देगा या उष्मा लेगा तो किसको देगा या किससे लेगा? तो हम कहेंगे बर्तन जो है वो बाहरी वायु को और इस पानी को या गैस को जो अंदर भरी हुई है उसको उष्मा दे सकता है और उसी से उष्मा ले सकता है, जो भी इसके संपर्क में आएगा। जब इसके संपर्क में आग आ जाएगी तो ये आग से भी ले सकता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए? हमें हमेशा निकाय, हमें उस चीज को मानना चाहिए जो किसी एक से ही उष्मा ले सके और उस एक को ही उष्मा दे सके। अगर ऐसा संभव है तो, अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर जो कम से कम भाग से उष्मा ले सके उसको निकाय मानना चाहिए। जैसे ये गैस है अंदर, अब इसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा बंद है, इसके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, इस बर्तन से ही उष्मा ले सकता है। लेकिन बर्तन के पास में उष्मा लेने के 3 हिस्से हैं, एक हवा से, एक इस गैस से, एक इस आग से। तो हम क्या कहेंगे? भाई अंदर जो गैस है इसको निकाय मान लो, इसमें अपन फायदे में रहेंगे। इसको निकाय मान लेंगे तो हमें पता है कि भाई ये एक ही चीज को उष्मा दे सकते ले सकते, वो है बर्तन। तो हमेशा हमें निकाय उसको मानना चाहिए जो न्यूनतम चीजों के संपर्क में हो, मानना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए निकाय होगा। निकाय हर एक वस्तु है, जिसको आप परिवेश कह रहे हो वो भी निकाय है, जिसको हम परिवेश कह रहे हैं वो भी निकाय है। ठीक है, तो जैसे मान लो एक भीड़ में 10 जने खड़े हुए हैं और आपको गिनती करनी है, आपको गिनती करनी है और लाइन से खड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे बच्चों? एक तरफ से शुरू करोगे। मान लो ये एक लाइन में 10 व्यक्ति खड़े हुए, 1 2 3 या 5 खड़े, 4 5, आप यहां से गिनती शुरू करोगे 1 2 3 4 5, तो पहला कौन हुआ? ये। अगर आप यहां से शुरू करोगे तो पहला कौन हो जाएगा? ये। तो ये कहेगा भाई मैं तो पहले इसको गिनूंगा और बाद में इसको गिनूंगा और उसके बाद में इसको गिनूंगा और उसके बाद में इसको गिनूंगा और उसके बाद में इसको गिनूंगा। कोई बात नहीं, तो भी 5 ही रहेंगे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप कहां से गिनना शुरू कर रहे हो, किसको आप पहला मान रहे हो, किसको आप दूसरा मान रहे हो। ठीक है, किसी एक के लिए जो पहला है वो दूसरे के लिए दूसरा हो सकता है। ठीक है, तो तीसरे के लिए वो पहला हो सकता है, चौथे के लिए वो 5वां हो सकता है। तो निकाय फिक्स नहीं है, निकाय आपको मानना पड़ेगा। जिसको आप मानोगे वो आपके लिए निकाय हो जाएगा और दूसरा आपके लिए परिवेश हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। क्लियर है ये बात या कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो परिवेश हमने क्या कहा? परिवेश निकाय के चारों ओर का वो क्षेत्र, वो भाग, वो वस्तु होती है जिससे निकाय या तो उष्मा लेता है या जिसको उष्मा देता है। ये एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। निकाय के आसपास में एक से अधिक परिवेश भी हो सकते हैं और एक परिवेश भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उष्मा गतिकी को समझने के लिए और भी कुछ चीजों को जानना जरूरी है, जिनमें से एक और विशेष चीज है, वो है उष्मागतिक चर। उष्मागतिक चर उन भौतिक राशियों को कहा जाता है जो किसी निकाय को उष्मा देने या निकाय से उष्मा लेने पर उस निकाय की उष्मागतिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए आवश्यक हो। क्या हम ये कहें कि किसी निकाय को जब हम उष्मा देंगे या उष्मा लेंगे तो जो चर उससे प्रभावित हो सकते हैं, कभी भविष्य में, वर्तमान में या भूतकाल में, उन सभी चरों को हम कहते हैं उष्मागतिक चर। जैसे उष्मा से दाब में परिवर्तन होता है, आयतन में, ताप में, आंतरिक ऊर्जा में, ठीक है, एंट्रोपी में। उष्मा द्वारा किसी पदार्थ पर किए गए कार्य में, किसी पदार्थ में जो मोल अणुओं की संख्या है, किसी पदार्थ के एक भाग में जो मोल अणुओं की संख्या है उसमें, घनत्व में,
इसकी आंतरिक ऊर्जा में, ये सारी राशियां, इसके अलावा भी कुछ राशियां और हो सकती हैं, इसके अलावा भी कुछ राशियां और हो सकती हैं, इनको हम कहते हैं उष्मागतिक चर। या हम कहें कि किसी निकाय के उष्मागतिक अध्ययन के लिए यानी उष्मा के प्रभाव के अध्ययन के लिए जिन भौतिक राशियों की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं उष्मागतिक चर। इसके बाद में एक और चीज जरूरी है, वो है उष्मागतिक साम्य। उष्मागतिक साम्य और तापीय साम्य, ये दो अलग अलग चीजें, ध्यान से सुनना। जब किसी एक वस्तु, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुने, जब एक वस्तु और दूसरी वस्तु को हम संपर्क में रखते हैं और इनकी संपर्क सतह के एक और की वस्तु, जिसको मैं ए कह रहा हूं और दूसरी वस्तु को मैं बी कह रहा हूं, यदि इन दोनों का ताप बराबर हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर इन दोनों का ताप बराबर हो तो हम कहेंगे ये दोनों तापीय साम्य की अवस्था में हैं। क्या कहेंगे हम इसको? ये तापीय साम्य की अवस्था में है। और अगर ये वस्तु ए किसी दूसरी वस्तु बी तो इसके संपर्क में है या इससे कुछ दूरी पर है या इसके आसपास का जो परिवेश है उस परिवेश को ना तो ये उष्मा दे रही है और ना ही ये उष्मा ले रही है, नंबर एक बात। और इस पदार्थ के विभिन्न भागों का ताप भी एक समान है, तो हम कहेंगे ये उष्मागतिक साम्य में है। या हम ये कहें कि इस पदार्थ के जो उष्मागतिक चर हैं उनमें समय के साथ में अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसको हम कहेंगे उष्मागतिक साम्य में होना। देखो, तापीय साम्य में होने के लिए ताप बराबर होना जरूरी है और चीजों का बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन उष्मागतिक साम्य में होने के लिए उष्मागतिक चरों का बराबर होना या स्थिर होना जरूरी है। स्थिर रहना चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। अब उष्मागतिक चरों में कौन कौन से? आंतरिक ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए, ऊष्मीय ऊर्जा नहीं बदलनी चाहिए, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, दाब नहीं बदलना चाहिए, आयतन नहीं बदलना चाहिए, एंट्रोपी नहीं बदलनी चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये पदार्थ जो है वो उष्मागतिक साम्य में है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था जिसमें उष्मागतिक चर समय के सापेक्ष स्थिर हो जाए। तापीय साम्य में केवल ताप स्थिर होना चाहिए और उष्मागतिक साम्य में ताप के साथ में दाब भी स्थिर होना चाहिए, आयतन भी स्थिर होना चाहिए, पदार्थ में मोलों की संख्या यानी मोल अणुओं की संख्या भी स्थिर होनी चाहिए, आंतरिक ऊर्जा भी स्थिर होनी चाहिए, एंट्रोपी भी स्थिर होनी चाहिए, ऊष्मीय ऊर्जा भी स्थिर होनी चाहिए, उष्मा का आदान प्रदान भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हम इसको कहते हैं उष्मागतिक साम्य। हाँ बोलो बेटा। सर ये एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी बेटा केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, ये एक विशेष प्रकार का आप कह सकते हो कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है उष्मा के आदान प्रदान के कारण पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा, पदार्थ के ऊपर किए गए कार्य और पदार्थ की उष्मीय ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन समय के सापेक्ष, ताप के सापेक्ष। तो इसकी एक विशिष्ट परिभाषा है एंट्रोपी और एंथैल्पी, आपकी केमिस्ट्री में आएगा। तो इसलिए अभी अपने फिजिक्स में ही आगे नहीं आने वाला है, इसलिए इस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक नाम हमने यहाँ पर लिखा है। उष्मागतिक साम्य के अलावा भी दो प्रकार के साम्य और होते हैं जिसको हम कहते हैं यांत्रिक साम्य, ऊष्मीय साम्य और रासायनिक साम्य। यांत्रिक साम्य क्या है? जब किसी निकाय के विभिन्न भाग द्वारा परिवेश पर या परिवेश द्वारा निकाय पर जो बल लगाए जा रहे हैं वो संतुलन की अवस्था में हो, वो संतुलन की अवस्था में हो। मान लीजिए एक निकाय है और इस निकाय के विभिन्न भागों पर लगने वाले जो बल हैं वो अगर संतुलन की अवस्था में है, जिससे निकाय में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, सॉरी निकाय पर एक और लगने वाले बल दूसरी और लगने वाले बलों के बराबर हैं, ठीक है, या निकाय द्वारा परिवेश पर और परिवेश द्वारा निकाय पर लगाए गए बल बराबर हैं, निकाय के बल से जुड़ी हुई जो राशियां हैं, जैसे बल निकाय का त्वरण है, निकाय का बल से जुड़ी हुई राशियों में निकाय का हम संवेग देख सकते हैं और भी संवेग भी देख सकते हैं, या और भी बहुत सारी राशियां हैं। अगर ये पदार्थ जिस पर बल लग रहे हैं वो संतुलन की अवस्था में हो तब हम इसे कहेंगे यांत्रिक साम्य में होना। जैसे एक पदार्थ रखा हुआ है एक सरफेस पर,
ठीक है, ठीक है। अब इस पदार्थ में मान लीजिए कोई गैस भरी हुई है, इस पदार्थ में क्या हुई, भरी हुई कोई गैस। अगर ये गैस इस पदार्थ की दीवारों पर एक बल लगा रही है और दीवार इस गैस पर के अणुओं पर एक बल लगा रहा है और वो बराबर है, तो हम कहेंगे यांत्रिक साम्य में। या इस पदार्थ द्वारा जिस जगह पर ये रखा हुआ है वहां पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है या कोई भी बल लगाया जा रहा है, उसके विपरीत ठीक दिशा में एक दूसरा बल लग रहा है, तो हम कहेंगे ये यांत्रिक रूप से साम्य में है, यानी कि इस पर लगने वाले, एक बिंदु पर लगने वाले सभी बलों का कुल योग 0 है। तब हम इसे कहेंगे ये यांत्रिक साम्य में है। अब इसकी ऊर्जाओं में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरा है ऊष्मीय साम्य। हमने अभी कहा कि किसी भी निकाय, देखो ऊष्मागतिक साम्य और ऊष्मा साम्य में अंतर है। ऊष्मागतिक साम्य में हमने क्या कहा, ऊष्मा गति से जुड़े हुए चर समान होने चाहिए, और उसमें साम्य का हम क्या कहेंगे, उसमें साम्य हम कहेंगे उस स्थिति को जिसमें किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, तब हम इसे ऊष्मागतिक साम्य में कहते हैं, सॉरी ऊष्मीय साम्य में कहते हैं। एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का आदान प्रदान, एक निकाय के किसी एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, या फिर किसी एक निकाय से दूसरे निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं, यानी एक निकाय से परिवेश में, एक को निकाय मान रहे तो दूसरे को परिवेश मान रहे, तो निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। दाब बदल जाए, आयतन बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन ऊष्मा नहीं बदलनी चाहिए, ऊष्मा ना तो लेनी चाहिए ना देनी चाहिए, तब हम कहेंगे ऊष्मा उसमें साम्य में है। अगर ये दोनों पदार्थ, ध्यान से एक बात और सुनना कि अगर ये दोनों पदार्थ, जो मैं बात कर रहा हूं ए और बी की, ये ए पदार्थ है और ये बी पदार्थ है, अगर इन दोनों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि ये दोनों एक दूसरे से ऊष्मा ले सकते हैं और ऊष्मा दे सकते हैं, मान लो अगर ऐसा हो सकता है, तो उसमें साम्य में जब भी होंगे तब इनके ताप भी बराबर होंगे, यानी ये तापीय साम्य में भी होंगे। लेकिन अगर ये पदार्थ ए और ये पदार्थ बी के बीच में आपने ऐसी चीज लगा दी जिससे ये ए बी को ऊष्मा नहीं दे सकता और बी ए को ऊष्मा नहीं दे सकता, तो ए और बी उसमें साम्य में तो होंगे लेकिन तापीय साम्य में होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें साम्य में होने का मतलब क्या है, ए से बी में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ए के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बी से ए में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बी के एक भाग से दूसरे भाग में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ये उसमें साम्य में। तापीय साम्य का मतलब दोनों का ताप बराबर, उसमें साम्य का मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा है रासायनिक साम्य। तो उसमें साम्य में तो ताप समान लिखा हुआ है। नहीं, ये जरूरी नहीं है बेटा, उसमें साम्य में इसमें लिखा हुआ है, वो विशिष्ट परिस्थितियों के लिए लिखा हुआ है। ताप समान होने का मतलब ये नहीं है कि निकाय और परिवेश दोनों का ताप समान हो, ये विशिष्ट परिस्थिति के लिए। मैंने अभी क्या कहा आपको, ध्यान से मैंने ये एक बात इसीलिए कही कि अगर ए और बी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ए और बी एक ऐसी चीज से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली जिसमें ऊष्मा जा सकती है, इसको हम कहते हैं ऐसी दीवार जो ऊष्मा को एक से दूसरे स्थान पर आने से नहीं रोकती है, ऊष्मा को जाने देती है, ए से बी या बी से ए में। इसको कहा जाता है ऊष्मा पार्थ दीवार, ऊष्मा पार्थ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये ऊष्मा पार्थ दीवार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऊष्मा पार्थ दीवार से जुड़े हुए हैं, तब क्या होगा, तब ये ए पदार्थ, ये ए पदार्थ ना तो बी ए पदार्थ से ऊष्मा बी में जाएगी, बी से ए में जाएगी, और थोड़ी देर बाद में ए और बी दोनों का ताप बराबर हो जाएगा, दोनों का ताप बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे ऊष्मा के ऊष्मा का जब बराबर हो जाएगा ताप का मान, जैसे ए का ताप मान लो हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का ताप भी हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ना तो ए से ऊष्मा जाएगी बी में और ना बी से ऊष्मा जाएगी ए में, यानी ना तो ए बी को ऊष्मा दे रहा है ना बी ए को दे रहा है, और ना ही ए और बी बाहरी वातावरण को ऊष्मा दे रहे हैं। तब हम कहेंगे कि उसमें साम्य में भी है और तापीय साम्य में भी है, ये उसमें साम्य में भी है और तापीय साम्य में भी है। लेकिन ये मान लीजिए ए पदार्थ और बी पदार्थ के बीच में मैं रुई लगा देता हूं,
या एक कुचालक पदार्थ लगा देता हूं जो उष्मा को नहीं जाने देता है। तो अब ए का ताप मान लो 60 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का ताप जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। पर ए बी को उष्मा देना चाहता है क्योंकि ए गर्म है और बी ठंडा है, पर ए से बी में उष्मा जा नहीं सकती, ए से बी में उष्मा जा नहीं सकती। तो ये ए और बी दोनों अलग अलग उष्मीय साम्य में होंगे। ए अलग उष्मीय साम्य में होगा और बी अलग उष्मीय साम्य में होगा। ए के एक भाग से दूसरे भाग में उष्मा नहीं जा रही है और ना ही ए बी को उष्मा दे रहा है। इसी प्रकार से बी के एक भाग से दूसरे भाग में उष्मा नहीं जा रही है और ना ही बी ए को उष्मा दे रहा है। तो ये दोनों अलग अलग उष्मीय साम्य में, एक साथ तो उष्मीय साम्य में नहीं है, ये ध्यान रखना, एक साथ उष्मीय साम्य में नहीं है, अलग अलग उष्मीय साम्य में है। और ए के प्रत्येक भाग का ताप फिक्स है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, बी के प्रत्येक भाग का ताप फिक्स है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ए के हर भाग की हम बात करें, मान लो इस ए को भी हम दो भागों में बांट देते हैं, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, तो हम कहेंगे ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग उसमें साम्य में भी है और तापीय साम्य में भी है। लेकिन ये ए बी के साथ उसमें तापीय साम्य में नहीं है क्योंकि ए का ताप तो 60 और बी का ताप 30 डिग्री है। तो ए और बी उसमें साम्य के साथ साथ तापीय साम्य में तब होते हैं जब दोनों उष्मा पार्थ दीवार से जुड़े हुए हैं। तो ये सेंटेंस उसके लिए लिखा गया है कि जब ए और बी दोनों को हम जोड़ रहे हैं और दोनों के बीच में उष्मा का आदान प्रदान हो सकता हो, अगर इनके ताप अलग अलग हो और इनमें उष्मा का आदान प्रदान हो सकता हो, तो ये उसमें साम्य में जब भी आएंगे तब इनका ताप भी समान हो जाएगा। अगर इसका ताप 60 डिग्री है, इसका ताप 30 डिग्री है और दोनों में उष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, तो ये उष्मा का आदान प्रदान तब तक होगा जब तक कि दोनों का ताप बराबर नहीं हो जाए। अब इसका भी ताप मान लीजिए 45 हो गया और इसका भी ताप 45 हो गया, तो ताप भी बराबर हो गया और उष्मा का आदान प्रदान भी रुक गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, ये दोनों उष्मीय साम्य में भी है और तापीय साम्य में भी है। उष्मीय साम्य के साथ साथ तापीय साम्य में कब हो सकते हैं, जब दोनों के मध्य उष्मा पार्थ दीवार हो। अब उष्मा पार्थ दीवार के लिए अलग से दीवार बनाना जरूरी नहीं है, जो इनकी संपर्क सतह है वही दीवार का काम करती है, उष्मा को लाने ले जाने का काम कर रही है। अगर ये उष्मा को जाने दे रही है तो हम कहेंगे उष्मा पार्थ दीवार है। अब जैसे एक उदाहरण मैं और लेता हूं, आप चाय पीते हो, कभी आपने कांच के गिलास में चाय पी होगी, आपने चीनी के कप में चाय पी होगी, तो क्या चीनी के कप को हाथ लगाने पर आपको उतना ही गर्म महसूस होता है जितना चाय के अंदर उंगली डालने पर होता है? नहीं सर, और ज्यादा होता है। नहीं होता ना। इसका मतलब चाय से उष्मा आपके हाथ में नहीं आ रही है, चाय से उष्मा आपके हाथ में नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर आप इसी चाय को स्टील के या लोहे के या किसी धातु के बर्तन में भर दो और उसके बाद में उसको पकड़ो, तो वो बर्तन गर्म महसूस होता है हमें। क्यों महसूस होता है? सर, क्योंकि वो जो बर्तन है वो उस उष्मा को एक भाग से दूसरे भाग में ट्रांसफर कर सकता है। तो उष्मा गतिक निकाय और परिवेश के बीच में उष्मा को ले जाने के लिए जो भाग है वो कैसा है, इस बात पर निर्भर करेगा ये कि तापीय साम्य में भी होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तीसरी बात है रासायनिक साम्य। यदि निकाय की जो रासायनिक संरचना है वो समय के साथ में अपरिवर्तित रहती है, तो इसे हम कहते हैं रासायनिक साम्य, ठीक है। अब इस उष्मा गतिकी चैप्टर का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट भाग, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से ज्यादा जो परिभाषा आती है वो किसके ऊपर आती है? एक तो आती है उष्मागतिक चर के ऊपर, एक उष्मागतिक साम्य के ऊपर, एक उष्मीय साम्य के ऊपर, एक ये इन चीजों पे आ सकती है। लेकिन ये जो टॉपिक है इस पर बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये टॉपिक ये कहता है कि मान लो आपके पास में दो पदार्थ हैं, ए और बी, ठीक है, ए और बी, और ए और बी जो है वो तापीय साम्य में नहीं है। यानी ए का ताप मान लो 60 डिग्री है और बी का ताप मान लो 20 डिग्री, ठीक है। और दोनों के बीच में एक ऐसा पदार्थ लगा हुआ है, एक ऐसा पदार्थ लगा हुआ है जिससे ए से बी में ऊर्जा नहीं जा सकती। इसको हम कहते हैं उष्मा रोधी दीवार या रुद्धोष्म दीवार, उष्मा रोधी दीवार या रुद्धोष्म दीवार। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मान लो कि मैं
एक ऐसा पदार्थ लेता हूं सी, जो ए के भी संपर्क में है और बी के भी संपर्क में है। ए और बी डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, लेकिन सी जो है वो ए के भी संपर्क में है और बी के भी संपर्क में है। मान लीजिए कि जो सी का ताप है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा कि जो सी है वो ए से ऊष्मा लेगा, सी का ताप बढ़ेगा और सी बी को ऊष्मा दे देगा। ए से ऊष्मा लेगा, बी को दे देगा, ए से ऊष्मा लेगा, बी को दे देगा, ए से ऊष्मा लेगा, बी को दे देगा। ठीक है, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक ए और सी का ताप बराबर नहीं हो जाए तब तक तो ए से सी में ऊष्मा आती रहेगी, और जब तक सी और बी का ताप बराबर नहीं हो जाए तब तक सी से बी में ऊष्मा जाती रहेगी। यानी कि जब ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाएगा तब ए का ताप और सी का ताप बराबर होगा और बी का ताप और सी का ताप भी बराबर होगा। ठीक है, अब मैं इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास में एक निकाय है ए और दूसरा निकाय है बी। हमें नहीं पता कि इन दोनों की ताप बराबर है कि नहीं है, हमें ये नहीं पता। ठीक है ना, हमें इनके ताप भी नहीं पता कि इनके ताप क्या है, मान लो कुछ भी हो सकते हैं। और दोनों के बीच में एक ऐसी चीज रखी हुई है जिससे ए से बी में ना तो ऊष्मा जा सकती है ना बी से ए में ऊष्मा जा सकती है। अगर इनको एक तीसरे पदार्थ के संपर्क में रखा हुआ है, ठीक है, ये तीसरा पदार्थ है सी, तो ये शून्य नियम कहता है कि अगर ए और बी तापीय साम्य में है, बी और सी तापीय साम्य में है, यानी ए और सी का ताप बराबर है, बी और सी का ताप बराबर है, यानी ए से सी में या सी से ए में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बी से सी में और सी से बी में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि ए और बी का ताप भी बराबर होगा, यानी ये भी तापीय साम्य की अवस्था में होंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई ए का ताप सी के बराबर है, बी का ताप सी के बराबर है, तो ए और बी का ताप भी बराबर ही होगा, ए और बी का ताप भी बराबर ही होगा। पर इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य ये था कि अगर ये दो पदार्थ है ए और बी, अगर इनमें डायरेक्ट ऊष्मा नहीं जा सकती है और अगर ये किसी तीसरे पदार्थ के संपर्क में है सीधे, जिससे ऊष्मा आ जा सकती है, तो ए से बी में अगर डायरेक्ट ऊष्मा नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, सी के थ्रू भी जा सकती है, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान इस तीसरे पदार्थ से भी हो सकता है। इस टॉपिक का असली उद्देश्य ये था, लेकिन इसका जो कथन है, इसका जो सेंटेंस है वो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना, कि यदि दो भिन्न भिन्न निकाय, जिनके हम नाम भी लिख देते हैं ए और बी, दो भिन्न भिन्न निकाय जो एक कुचालक पदार्थ से या एक ऊष्मारोधी दीवार से पृथक किए गए हैं, किसी तीसरे निकाय सी जो इनसे एक ऊष्मा पार्थ दीवार से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, यदि कोई ऊष्मारोधी दीवार से पृथक किए गए दो निकाय ए और बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ ऊष्मा पार्थ दीवार से जुड़े हुए हैं, और यदि ए और बी अलग अलग इस तीसरे निकाय सी के साथ उसमें साम्य में है, तापीय साम्य में है, तो ए और बी भी ऊष्मीय और तापीय साम्य में होंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ए और बी के बीच में अगर ऊष्मारोधी दीवार जुड़ी हुई हो तो इनमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए उसमें साम्य में नहीं होंगे, तापीय साम्य में नहीं होंगे। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर तीसरे को जोड़ दोगे तो डायरेक्ट नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इस तीसरे के थ्रू हो जाएगा, यानी ए और बी अलग अलग सी के साथ में उसमें साम्य में है तो आपस में भी उसमें साम्य में होंगे। मतलब ए का ताप अगर सी के बराबर है, बी बराबर होगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इन दोनों का ताप भी बराबर। ठीक है बच्चों, सर आवाज कट रही है, इन दोनों का ताप भी बराबर हो जाएगा। अभी फोन आ गया था तो नेटवर्क आ गया था, आवाज कट रही, वापस आ जाएगी, निश्चिंत रहो, आ जाएगी अभी। तो क्या कह सकते हैं हम कि यदि ए ताप सी के ताप के बराबर हो तीसरे निकाय, बी का ताप
C के ताप के बराबर हो तो A और B जो सीधे संपर्क में नहीं है, जिनके बीच में ऊष्मारोधी दीवार है, उनका ताप भी बराबर होगा। यानी A और C तापीय साम्य या उसमें साम्य में हो, B और C तापीय साम्य और उसमें साम्य में हो, तो A और B भी तापीय साम्य में या उसमें साम्य में होंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी बस कि A और B अगर सीधे ऊष्मा का संतरण नहीं कर सकते तो किसी तीसरे के थ्रू भी कर सकते हैं। ये मत सोचो कि सीधे ऊष्मा का संतरण होगा। तो शून्य नियम जो है वो एक तरीके से हमको ताप के बारे में बता रहा है। ये कह रहा है कि उसमें साम्य की अवस्था में जो दो वस्तु उसमें साम्य में है उनका ताप भी बराबर होना चाहिए यदि वो सीधे संपर्क में है। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो पहले खोजा गया, फिर दूसरा नियम खोजा गया, और ये जो नियम है तीसरा नियम, ये दूसरे नियम के बाद में खोजा गया। लेकिन इन दोनों नियमों को पढ़ने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है, इसलिए इसको इन दोनों से पहले नंबर देना जरूरी था। तो पहले नियम को 1 नंबर दे दिया, दूसरे नियम को 2 नंबर दे दिया, तो उससे पहले क्या दे, इसलिए इसको 0 नंबर दिया गया। तो इसको कहते हैं शून्य गति, ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम या शून्यवा नियम। ऊष्मा गतिकी का शून्यांकी नियम या शून्यवा नियम इसको कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे हम पढ़ेंगे।